यह पूरा का पूरा चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव था। ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार का चुनाव था, और वो मैनेजमेंट और प्रचार आज की तारीख में भी काम कर रहा है कि भाजपा भयंकर बहुमत से जीत गई और इसको पूरा जन समर्थन मिल गया। जबकि ये सब लोग जान रहे हैं कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये उनकी रणनीतिक जीत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो शो किया जा रहा है कि अपोजिशन खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पूरे चुनाव परिणाम का अगर आप विश्लेषण करें पांचों राज्यों का, तो भारतीय जनता पार्टी को माइनस में ही है। दक्षिण में उसके जितने वोट थे उसमें कम आया है, जितने उनके जनप्रतिनिधित्व था उसमें उनमें कमी आई है। और बंगाल और आसाम में भी अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो वोटिंग परसेंटेज में उनके बढ़ोतरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत कमी ही आई होगी। और जहां तक अपोजिशन, हाँ, अब इससे यह है कि जो सीख लेने की बात है कि आप अपनी एकता आप प्रदर्शित नहीं कर पाए, अपोजिशन के लोग अपनी एकता प्रदर्शित नहीं कर पाए। जिस इंडिया 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 का इतना तामझाम बांधा था, उसकी एक साख भी बनी थी, कमी बनी थी, उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसकी साख आप स्थापित नहीं कर पाए हैं, या यूं कहें कि आप उसकी साख स्थापित करना ही नहीं चाह रहे हैं। परिणाम केवल एक ही, उसका कारण केवल एक ही है कि यहाँ पर सबका सब इंडिविजुअलिज्म है, सबके सब बलमुआ हम ही अपना सब कुछ है ना। तो उसके चलते हम, और उसमें खास करके स्थानीय दल भी, और खास करके ये जिम्मेदारी हम तो बार बार कहेंगे, ये जिम्मेदारी जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनकी ज्यादा होती है, और कांग्रेस की इसमें जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन इस पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी तो पहले भी कभी एकजुटता का वो प्रदर्शन नहीं करती थी, लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद थी, राहुल गांधी बहुत मेच्योर लीडर की अपना रूप में इस बीच उभर करके आए थे। लेकिन इस चुनाव अभियान में पता नहीं उनके कौन से सलाहकार थे या उनके दिमाग पे कौन सा कीड़ा घुस गया कि उन्होंने भी उस धैर्य का, उस संयम का, उस बड़ेपन का उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं किया, और अपने ही संगठनों के लिए जो उनके अपने लोग थे उन्हीं के ऊपर वो हमलावर रहे, और वो कहीं ना कहीं से उनका हमला बहुत ही विभत्स स्थिति तक गया। तो इसका देखिए, इसका एक ही परिणाम निकल रहा है। ममता बनर्जी कभी भी अपोजिशन के साथ तो थी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, विपक्षी राजनीति के साथ नहीं थी। आप उनका पूरा डेवलपमेंट उठा करके देखिए, वो जिस तेवर के साथ कांग्रेस से अपना निकल के आई थी, तो उनका जो लक्ष्य था कांग्रेस और कम्युनिस्टों को परास्त करना, उनको खत्म करना। और जब भी मौका आया है, वो चाहे अकेले रहे हो या उनके साथ रही हो, वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रही है। जब भी निर्णायक मौका आया है, आप उनको उन्हीं के अकेले में आप उनको देखे, और जब भी मौका आया है अपना पोलराइजेशन का, तो वो या तो उनके साथ रही है या अपने आप को न्यूट्रल कर करके और चोट पहुंचाने का काम की है। बीच बीच में इंडिया गठबंधन को, अपोजिशन की पॉलिटिक्स को वो हमेशा घायल करने का ही काम की है। और अब इस दिग्भ्रम से हमको निकलना पड़ेगा, और सीधे सीधे हमको तय करना पड़ेगा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और इस समय पार्टनर की पॉलिटिक्स केवल एक हो सकती है, और राहुल गांधी को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की कोई पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा दो ही है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा है और एक समाजवादी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है। और आपको अगर उनके अगेंस्ट खड़ा होना है वैचारिक स्तर पर, तो कांग्रेसी विचारधारा कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए कांग्रेसी विचारधारा क्या है, कौन सा वाद है, कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा आपका प्रोग्राम है। तो खाली कांग्रेसी विचारधारा कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको सीधे सीधे क्लियर कट आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। और इंडिया गठबंधन को भी अभी अभी जैसे आपने कहा कि अपना चूर्ण की पुड़िया बांध दिया और पुड़िया में तरह, तो अब उससे भी काम नहीं चलेगा। अगर आप, ठीक है, आप सबको बांधिए, अपना सबकी अपनी प्रकृति है, लेकिन जब आप पुड़िया बांधिए तो पुड़िया के ऊपर जो कलेवर होना चाहिए, जो कलेवर है, उसमें से अंदर के आपके मतभेद, अंदर का आपका मनमुटाव, अंदर के आपके वैचारिक विभिन्नता ये दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। मुंडे मुंडे मत हिंडा होता ही है, लेकिन अंदर में एक सामंजस्य आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी साख जमेगी। और अभी फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति है, जैसे ही होता है अपना वहीं अपना दिल्ली में इकट्ठा हो गया, बन गया, सब इंडिया गठबंधन हो गया। और चुनाव के समय में भी जितने दल वहां इकट्ठा होते हैं, पूरे प्रदेशों में उतने दल इकट्ठा नहीं होते हैं। अब मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश जैसे है,
उत्तर प्रदेश में पिछली बार इंडिया गठबंधन लड़ा, इंडिया गठबंधन लड़ा। अरे इंडिया गठबंधन कहाँ था? आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना एक वो समझौता कर लिया था। तो ऐसे नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को बाकायदे आप या तो आप निर्णय कर दीजिए कि भाई ये कोई साथ नहीं रहेगा, सब लोग अपना अपना लड़ेंगे, फिर बाद में अपना देखा जाएगा। और नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक उसका दफ्तर होना चाहिए, एक उसका संगठन होना चाहिए, एक उसके सांगठनिक जिम्मेदार पदाधिकारी होने चाहिए, उसका निश्चित समय पर बैठकें होनी चाहिए, उस बैठकों में विमर्श होना चाहिए और उस विमर्श में वाद प्रतिवाद संवाद की सतत प्रक्रिया जारी रखने की जिजीविषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तब आप विकल्प देंगे और तब ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको कार्यकर्ताओं तक यह बात पहुंचानी होगी कि नहीं, ये इंडिया गठबंधन है। आप लोग नीचे भी आप लोग आपस में मैं ये कपड़ फरोगल मत कीजिए। सारे संगठन अपने अपनी अपनी ताकत का आप विस्तार कीजिए, अपनी अपनी ताकत का अपनी अपनी बाजुओं में आप ताकत पैदा कीजिए, लेकिन वो ताकत को आपस में लड़ करके आप व्यर्थ मत कीजिए, आप नष्ट मत कीजिए। आपस में भी आप लड़िए तो वो अखाड़े में वो पहलवान की वर्जिश की तरह आप लड़िए और आप वहां पुष्ट होकर के आपका असली जहां आपको लड़ना है वहां के लिए एकजुटता प्रदर्शित करके उसके तब जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तब आप कुछ हो पाएंगे। और नहीं तो आने वाले दिनों में ये लोग तो 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं अगली स्ट्रेटजी इनकी क्या होगी। अगली स्ट्रेटजी इनकी होगी, अभी जान गए हैं कि हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर आज की तारीख में एक पराकाष्ठा पर है। अब हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर इनके पास एक भी वोट जुड़ेगा नहीं, अब उसमें से वोट छिटकेगा। तो अब तक ये जिसके खिलाफ रहे हैं, अब आने वाले दिनों में ये उनके साथ गलबहियां करने की कोशिश करेंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको न पता हो तो आप पता कर लीजिए, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप इतने मजबूत प्रतिद्वंदी आपका है हर स्तर पर, तो डालदार हम पात की स्थिति है। और अगर आप अपने आप में आप अगर मतलब ये सोचते कोई पार्टी के हमारे पास तो इतने कार्यकर्ता हैं, इतना है और हमारा जो तो हम हमारे नाम पर लोग जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, तो हम फतह कर लेंगे, तो ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी से दूर होकर के, एकताबद्ध होकर के, नीतिबद्ध होकर के, सिद्धांतबद्ध होकर के, और हम तो फिर बार बार हम कहते हैं कि इनके खिलाफ एक ही विचारधारा है, एक ही सिद्धांत है, एक ही नीति है और वो है समाजवाद। समाजवाद के इर्द गिर्द आप जितना इकट्ठा होंगे, जितना मजबूत होंगे, जितना वो प्रतिबद्ध होंगे, उसी स्तर पर आप इसका मुकाबला कर पाएंगे और आने वाले दिनों में आप एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप औंधे मुंह गिरेंगे जिस तरीके से भाजपा जीतती रही है। जी, डॉक्टर सलीम खान कुछ कहना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ 2-3 मिनट में। बंगाल में जो हुआ है ना, वो कितना सिस्टमेटिक हुआ है उसको इससे समझें कि पिछले इलेक्शन में टीएमसी और बीजेपी में 10% का फर्क था। अब क्या हुआ कि टीएमसी का वोट 7.33% कम हो गया और बीजेपी का 7.21% बढ़ गया। 10% का फर्क है, 5% जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे और 2% बढ़ा। तो ये एसआरए का जो खेल है ना, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर से जहां पे जितने वोट से हम हारे हैं, और आप देखिए कि वो 7% का क्लियर अभी तो डेटा आ गया। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हम इस गलतफहमी में नहीं रहे कि परसेंटेज नहीं घटा, नहीं बढ़ा, बड़ा घटा है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इस इलेक्शन ने दो चीजें एक्सपोज की हैं। अभी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कह रहे थे, इन्होंने जो मछली वाला काम किया और जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीफ खाने की बात की कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, आप घर में खाइए, ये चीज वहां पे सेंसिटिव नहीं है, लेकिन यूपी में और दूसरे इलाकों में सेंसिटिव है। तो ये बीजेपी की एक कमजोरी सामने आई है। वो इसको छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो उससे लड़ रहा है वो उसको एक्सपोज करेगा, वो बताएगा कि ये लोग ये हैं, उनकी वीडियो दिखाएगा। दूसरी चीज जो है वो नारी वंदना की बात। नारी वंदना की बात आप करते हैं
और ममता बनर्जी कौन है? वो नारी नहीं है। आप उस हिंदुओं की बात करते हैं, ममता बनर्जी कौन है? वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण है, मंदिर बनाती है बड़े बड़े, और चूंकि आपकी विरोधी है इसलिए आप जो है वो उसके साथ जो है वो प्रताड़ना कर रहे हो। तो इनको जब तक कि एक्सपोज नहीं किया जाएगा, ये लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो गुंडा ही चलाती थी। अब टीएमसी के दफ्तर पे जो हमले हो रहे हैं, जो तोड़ फोड़ हो रही है, उसको अगर आप लोगों के सामने लेके जाएंगे कि ये हिंसा कौन कर रहा है, क्या टीएमसी वाले को कर रहे हैं? तो मैं जो ये जो बात व्यास जी ने कहा ना कि ये लोग खुद गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इनकी गलतियों को जनता में ठीक से प्रभावी अंदाज में जब तक के नहीं लेके जाया जाएगा, तब तक के लोगों का ध्यान, दिमाग, सोच नहीं बदलेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मुझको लगता है कि जब से ये चुनाव की काउंटिंग हुई उस समय भी और उसके पहले से जो मैं कह रहा था वो वक्त है इसको दोहराने का। जो बात अभी डॉक्टर सलीम खान साहब ने कही, एसआईआर जो है इसको नो एसआईआर का कैंपेन चलाना पड़ेगा। बचे हुए जो राज्य हैं वहां पर एसआईआर नहीं हो सके इसकी आपको जो है परिस्थिति बनानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, नो ईवीएम बैक टू बैलेट, ये नंबर 2 पे करना पड़ेगा। नंबर 3, ज्ञानेश का जो मॉडल है उसी मॉडल के ऊपर जो है कोई भी चुनाव होगा तो उसका वही नतीजा निकलेगा जो कि बंगाल का नतीजा निकला है। इसलिए इस जो है ज्ञानेश कुमार से मुक्त करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को रास्ते पर लाने का काम करना पड़ेगा, और इस सब के लिए आपको गवर्नेंस का एक मॉडल ऐसा, जिसकी बात व्यास जी ने कही है, कि जिस मॉडल को आप लोगों के बीच में ले जा सकें। और आखिरी बात ये कि एक मास मूवमेंट की इस देश को जरूरत है। अकेले चुनाव लड़ करके कोई अल्टरनेटिव इस देश के अंदर आप वैचारिक स्तर पर नहीं दे पाएंगे। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और उसी की ऊर्जा से कुछ राजनीतिक बदलाव भी हो सकेगा, होगा। ये कह करके अपनी हम इसका आज का जो हमारा ये बहुजन संवाद का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुजन संवाद के दर्शकों से अपील कि आप इसके ऊपर टिप्पणी करें। हमारे जो पैनलिस्ट हैं तमाम सारे महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसके ऊपर टिप्पणी भी करें, इस कार्यक्रम को शेयर भी करें, और आप इसके साथ साथ में आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में तो भी बहुजन संवाद को लिखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद माननीय व्यास जी, माननीय डॉक्टर सलीम खान साहब और माननीय डॉक्टर तिवारी जी। शुक्रिया, धन्यवाद।